तो यहाँ से आप एंटर करते हैं ऐसे करके, ऐसे एंटर किया। ये छोटा ड्राइंग रूम है, बैल्कनी है, एनक्लोज्ड है, इट्स नॉट एन ओपन बैल्कनी बट येस यू कैन हैव अ सीट देयर एंड सिट देयर। किचन है, छोटा डाइनिंग टेबल है। तो मैं पूरा दिखाता हूँ उसका टूर मेरे घर का। तो भैया आज मैं आपको कराता हूँ अपने घर का टूर। छोटा सा घर है, ठीक है, जिसे कहते हैं 5i। बाद में समझाऊंगा सिंगापुर का क्या सिस्टम होता है। 5i मतलब 5 रूम। एक्चुअली बेडरूम तो 3 ही होते हैं, ड्राइंग और डाइनिंग को मिला के ही उसको 2 काउंट करते हैं तो 5 हो जाता है। आई मतलब इम्प्रूव। तो इनके अलग अलग नोशंस हैं, वो बताऊंगा बाद में। तो फिर दिखाता हूँ पहले घर का टूर, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये एंट्रेंस फेसिंग है, दरवाजा ईस्ट की तरफ खुलता है। कभी खोल के बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा शू रैक है। यहाँ पे अक्सर आके मैं बैग रख देता हूँ ऑफिस का, कुछ सामान रख देता हूँ, पेपर्स वगैरह होते हैं तो। और ये एरिया बेसिकली क्वारंटीन एरिया भी है। यहाँ पे क्वारंटीन होते हैं हम लोग घर आने के बाद। उसका एक प्रोसेस है, कभी दिखाऊंगा जब नल नहीं करेगी तो। सैनिटाइज होना पड़ता है हमको यहाँ पे। ओके, एनीवे, ये एक बास्केट है। इस बास्केट में सारा का सारा वो सामान आता है जो सामान हमको बाहर से लाके यहाँ पे रखना पड़ता है। फिर नलनी उसको टाइम मिलने पे किचन लेके धोएगी, वॉश करेगी या उसको सैनिटाइज करेगी। ये प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, तभी हम लोग बचे हुए हैं। ये बिजली की एमसीबी है। ओके, सो ये है हमारा ड्राइंग रूम, राइट। सोफ़ा, छोटा सा टीवी, डोर सेट, टेबल, ये मेरा रैक है। ये मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरी भाभी जी, मेरे बच्चे, भतीजियाँ, भांजियाँ, सब। ये देखिए, ये हम उदयपुर गए थे तब की फ़ोटोज़ हैं, ऐसी फ्रेम बना के लगाया था। ये एक डांडिया की पिक्चर है, सिंगापुर में डांडिया 2017 का। ये छोटा सा रैक है, टीवी, एक छोटा सा फिश पॉन्ड। आज फिश को मैंने पंप नहीं चलाया। ओके, तो ये फिश पॉन्ड है, छोटा सा दिख रहा है। इसमें 4 ही फिश बची हैं, एक दिन फिश लानी पड़ेंगी। ओके, फिश का खाना, उदयपुर की पिक्चर। ये कंसोल है, ये बिल्ट इन कंसोल है। ये मैंने जब मकान लिया था तो जो मेरा पुराना सेलर था उसी ने लगा रखा था। ये छोटा सा मिरर है, फैन। ये एक बैल्कनी है, मैंने कई बार दिखाई है आप लोगों को। ये बैल्कनी क्या है, मतलब कवर्ड बैल्कनी है। इससे नीचे का व्यू आता है, देख रहे हैं आप। मेरा 12th फ्लोर है, ये सामने की बिल्डिंग है। एक्चुअली ये 21 स्टोरी बिल्डिंग है, मेरी भी 21 स्टोरी है, मेरा 12th फ्लोर है। ओके, ये छोटा सा सोफ़ा है यहाँ पे बैठने के लिए, कभी अगर बैठने का मन करे तो। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी होती है, ये छोटा डाइनिंग टेबल है, ठीक है, या छोटा सा डाइनिंग रूम है। उसी में आप देखें तो आइडिया ये है, वो रहा एंट्रेंस, ये रहा टीवी, ड्राइंग, छोटा सा कॉर्नर है डाइनिंग के लिए, राइट। और यहाँ से जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये है किचन, और ये किचन है, ठीक है। किचन में खाना वाना बन रहा है, दिन का वक्त है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे कपड़े वगैरह ऐसे सुखाए जाते हैं बैम्बू स्टिक्स में, ठीक है। ये ब्रैकेट लगे होते हैं, ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ पे सब लोग कपड़े ऐसे ही सुखाते हैं। यहाँ का आपको सिस्टम होता है, वो देखिए, दिख रहा है ब्लॉक में भी दिख रहा है आपको, तो देखिए, राइट। मेरे ऊपर है कि नहीं पता नहीं, मेरे नीचे देखिए, दिख रहा है मेरे नीचे। या तो मेरी बेटी का स्कूल बताया था मैंने पहले। ओके, तो ये है, ये एक छोटा सा वॉशरूम है। यहाँ पे वॉशरूम किचन में होता है, ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। तो हम भी जब शुरू में यहाँ पे आए थे तो हमको भी लगा बड़ा स्ट्रेंज है यार, वॉशरूम किचन में। बट बताऊँगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मेड होती हैं यहाँ पे, तो मेड्स जो रहती हैं वो जनरली, हाँ उसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ये बड़ा अच्छा है, ये इसे कहते हैं बॉम्ब शेल्टर। बेसिकली ये क्या है हम लोग यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग एज अ स्टोरेज यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। अपने इंडिया से आए अपने बैग्स वगैरह सारे यहाँ रख देते हैं, या और कोई सामान है ना, एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, राशन ले आते हैं कभी लिटिल इंडिया से, वो सब यहाँ रख देते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, ये स्टील डोर होता है, देख रहे हो आप। इन केस ऑफ एनी फायर और समथिंग, है ना, अर्थक्वेक इवन, दिस पर्टिकुलर यूनिट एक्चुअली इज़ अ बॉम्ब शेल्टर है। ये एक छोटा सा, देखो ये देख रहे हो, इस कॉर्नर से ये पूरा मैंने
इसको एक्चुअली मेरे जो पुराना सेलर था उसने बहुत अच्छी तरह से क्लैड कर दिया है वुड से, टिम्बर से, और ये पता चलता नहीं है, बट दिस इज बेसिकली अ बॉम्ब शेल्टर, ये पूरा का पूरा। और ये एक वॉल्व है, देख रहे हो आप, ये रिलीज वॉल्व है, जब इन केस ऑफ एनी ब्लास्ट राइट दिस विल टेक द प्रेशर एंड रिलीज इट। तो एक बॉम्ब शेल्टर है, बट इसको भगवान की जैसे ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। स्टील डोर, सॉलिड स्टील का पूरा ही रहता है इसकी वॉल्स, तो ये हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। चलो इसकी लाइट बंद कर देते हैं, देन वी कम हियर, लॉक इट एंड देन लॉक इट एंड देन यू कांट सी इट, गुड, वेरी गुड, ओके। ये है हमारा छोटा सा मंदिर, भगवान की दया से बहुत प्यारा मंदिर है, माता रानी बैठी हैं वहाँ पे, आशीर्वाद है उनका, ठीक है। तो ये कैसे है मंदिर, इसका ओरिएंटेशन देखिए, एंट्रेंस, टीवी, मंदिर, डाइनिंग, किचन, बॉम्ब शेल्टर, okay. So now we walk here and we find our first room, which is basically is my room. ये वार्डरोब्स हैं, यहाँ पे अंदर कपड़े हैं, ठीक है। ये एक बिल्ट इन बेड है जो मेरे पुराने सेलर ने बनाया था, अच्छा लगा मुझे आइडिया। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक 6-7 साल की बच्ची, एक 4-5 साल की बच्ची, तो उसने बड़ा प्यारा सा बेड बनाया था बच्ची के लिए। मेरे छोटे बच्चे थे, जब मैंने मकान लिया तो आई लाइक इट, इट्स वेरी गुड, बिल्ट इन बेड, जिसमें बहुत प्यारी तरीके से बंदे ने सॉकेट लगा रखा है, देख रहे हैं वो सॉकेट है, ये देखिए, राइट। और ये खुलते भी हैं, इसके नीचे पूरे के पूरे स्टोरेज है, ये देखिए, दीज ऑल आर स्टोरेज एक्चुअली। चलो किसी और दिखाऊँ स्टोरेज को। तो ये मेरा एक कमरा हो गया, इसका मैंने पर्दा बदला नहीं है, इधर से निकाला था तो उसे बदला ही है। ये दूसरा कमरा है मेरी बेटी का, स्टडी रूम, ग्लास ब्लैक बोर्ड, स्टडी टेबल, 2 बच्चों की 2 चेयर, ये बैल्कनी, ये विंडो है, ठीक है। देखिए इधर से दिखता है विंडो, राइट। हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, पता नहीं क्या क्या केमिस्ट्री का भैया, हम तो पढ़ के भूल गए ये बातें सारी की सारी। एनीवे चलो, पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री, माय गॉड, ओके। ये वार्डरोब है बच्चों का, ये एक बहुत छोटा सा क्यूट सा फ़ैन है हेलीकॉप्टर फ़ैन, या ये बेड है। एनीवे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यूज़ करने की, बट है। तो ये दिस इज़ किड्स रूम, स्टडी रूम, राइट, एंड दिस इज़ आवर 3rd बेडरूम। सो ओरिएंटेशन इज़ ड्राइंग रूम, मंदिर, माई बेडरूम, माई किड्स स्टडी रूम एंड माई किड्स बेडरूम। देखो ये आते हैं, ओके, छोटा सा है। यहाँ पे ऐसे टीवी कंसोल था, बट ये हमने इसको पोस्टर लगा लिया, बिकॉज आई डोंट वांट टीवी इन द बेडरूम। ये छोटा सा एक और कंप्यूटर टेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सर टेबल फ़ैन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग फ़ैन कम ही लगाते हैं। 2-3 कारण है शायद इसके लिए। एक तो यहाँ पे प्रोविज़न नहीं होता है, तो आपको उसका इंस्टॉल करना पड़ता है। दूसरी बात कि टीवी जो है ना, नहीं आई मीन जो फ़ैन जो है वो सीलिंग हाइट यहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पीकास वो होते हैं, तो फ्लोर हाइट ना बहुत छोटी होती है। आई थिंक ओनली 2.8 और 2.9। यहाँ से पता चल जाएगा आपको, देखो ये 2.1 का दरवाज़ा होता है, और कितना ऊपर है, छोटा सा। आई थिंक इज जस्ट अनदर 2.4 सीलिंग, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगी, मेरे यहाँ फॉल सीलिंग लगी हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे 2.6 होता है। तो उसमें फ़ैन लगाना थोड़ा सा, बेड के ऊपर बच्चा खड़ा हो तो फ़ैन इसलिए लगाते नहीं है। यहाँ पे देखा ज़्यादा टीवी का, यहाँ पे ज़्यादातर टेबल फ़ैन का वो है, या फिर आपका फिर एयरकॉन होना चाहिए। एनीवे मैं एयरकॉन कम यूज़ करता हूँ, हमको इतनी ना गर्मी लगती है ना मुझे सूट करता है मेरे बच्चों को। ओके, तो ये दिखा दिया, ठीक है। मेरी दीदी, जीजा जी और भांजिया, मेरे बच्चों के मेडल मैंने कभी नहीं लिए वैसे मुझे कभी मिला नहीं ज़िंदगी में। ओके, तो ये एक बेडरूम है छोटा सा, ये पीछे वॉलपेपर है, ये वार्डरोब है, बिल्ट इन वार्डरोब, और ये टिम्बर फ्लोरिंग होती है ना। ओके, सो यही छोटा सा घर है, देखा आपने। तो इसके बाद अब आपको ले चलते हैं यहाँ से बाहर, चलिए। और ये भूल गया, ये एक और टॉयलेट है यहाँ पे,
This is a master toilet. Okay, wardrobe. Okay. Yep. ऐसे बाहर आए. Yes. One room, other room. भगवान जी का मंदिर. And this is my small house. Okay. देखो यार, तो मैं आज तुम लोगों को दिखाऊंगा जो मैंने अपना हाउस का टूर दिखाया था ना पहले, तो आज वो मैंने पहले किया था ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले। तो आपको मैं आज दिखाऊंगा कि यहाँ हाउसिंग का सिस्टम क्या है, किस किस तरह की हाउसिंग होती है, उस हाउसिंग की कॉस्ट क्या है ना, और उसको लेने के लिए यहाँ पे सरकार का कितना अच्छा सिस्टम है कि आपको उसका बर्डन सर पे नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ लेना आसान नहीं है मकान यहाँ पे, है ना, और रेंटल बहुत हाई होता है जो आपको हर महीने देना पड़ता है और वो नुकसान ही होता है। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो जितनी जल्दी हो सके अपना मकान ले लो, सो दैट आपकी सेविंग होती रहे। बिकॉज रेंटल कॉस्ट जो होती है आप वो पे करते रहते हो और वो पैसा किसी और के पास जाता है एंड आपको कुछ नहीं मिलता। आपको उस घर में जिसमें आप रहते हो, एक अगर वो रेंट का है तो एक कील ठोकने में मज़ा नहीं आता, और अगर वो आपका अपना है तो उसको आप सजाते हो, उसको संवारते हो, उसकी दीवारों को गंदा नहीं होने देते, मतलब एक अपनेपन की फीलिंग आती है। तो मेरी एडवाइस ये है यंग जनरेशन को जितनी जल्दी हो सकता है अपना मकान सबसे पहले लें। वो आपको प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि मुझे अपना मकान लेना है, मुझे अपना घर होना चाहिए, और उसको धीरे धीरे किस्तों में कैसे करके मैनेज करके चुकाएं, बजाय कि आप लोग इस चीज़ को पीछे रखें, गाड़ियाँ खरीदें या और एक्सपेंसेस करें। तो मकान प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं रोटी खाई रहे, कपड़ा पहनते ही हैं, लेकिन मकान एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग डिले करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके उसे खरीदिए, और बेस्ट है कि अपने मकान में रहिए, उसके अपने मन की फील कीजिए। एनीवे, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है आपको समझाने के लिए, मैं क्विकली आपको उसको दिखाता हूँ। आई रन थ्रू, हो सकता है उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। डिटेल आगे बनता रहेगा, अगर कुछ और कमी रहेगी तो आगे बनाएंगे दोबारा, ठीक है। तो लेट्स सी। तो ये मैंने बनाया प्रेजेंटेशन आपको समझाने के लिए किस किस तरह की हाउसिंग होती है। तो 3 तरह की होती है: लैंडेड प्रॉपर्टी, कॉन्डोमिनियम्स एंड हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। मैं रहता हूँ HDB में, ठीक है। कॉन्डोमिनियम जो होते हैं वो हाई एंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, गेटेड सिक्योरिटीज़, सेफ्टी, स्विमिंग पूल, सब कुछ रहता है उसमें। लैंडेड प्रॉपर्टीज़ कोठी बंगले होते हैं जैसे इंडिया में ना, हाई क्लास बंगलोज, जो कि मैं तो सोचता भी नहीं अफोर्ड करने की। एनीवे 3 टाइप की मेन हाउसिंग है, ठीक है। इसमें डिफरेंट जगहों में डिफरेंट लोग रहते हैं। 5% रहते हैं लैंडेड प्रॉपर्टीज़ में, 16% कॉन्डोमिनियम्स में, और 79% रहते हैं HDB में, जो कॉमन हाउसिंग होती है। मैं भी HDB में ही रहता हूँ, मैं भी कॉमन आदमी हूँ। तो कीमत देखो आप, 3 मिलियन से 9 मिलियन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 15 करोड़ से 45 करोड़ हो जाता है। अगर कॉन्डोमिनियम की बात करूँगा मैं तो 5 करोड़ से 15 करोड़ हो जाते हैं, 1 मिलियन से 3 मिलियन। और HDB रहता है 350,000 से 800,000, जिसकी कीमत 1.75 करोड़ टू 4 करोड़ के करीब हो जाती है, ठीक है। तो ये हाउसिंग की कीमत है जनरली आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं देखता हूँ HDB हाउसिंग में जो मेन लोग रहते हैं, 79% लोग रहते हैं, बताया था आपको। तो ये बेसिकली 4 मेन मेजॉरिटी है। 1 से 2 बेडरूम। 2 बेडरूम मतलब अगर कहीं लिखा है तो समझ लीजिए 2 रूम, बेडरूम नहीं सॉरी 2 रूम्स। अगर 2 रूम लिखा है समझ लीजिए 1 रूम है बेडरूम और 1 है लिविंग रूम, तो इसमें 6.5% रहते हैं। ऐसे 3 रूम यानी कि 2 बेडरूम प्लस 1 लिविंग रूम जो होगा उसमें रहते हैं ये जो 17% दिखा रखा है, ठीक है। 4 रूम मतलब 3 बेडरूम और 1 लिविंग रूम रहेगा, 31.6% रहते हैं। और चौथी कैटेगरी आती है 5 रूम या एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट। 5 रूम मतलब 5 रूम में भी 3 बेडरूम ही होंगे, मैक्सिमम बेडरूम HDB में 3 ही होते हैं। बट 5 रूम से इसलिए कहते हैं कि उसका लिविंग रूम जो ड्राइंग और डाइनिंग मिला के बहुत बड़ा होगा, 1100 स्क्वायर फीट के करीब, तो उसमें 22.9% लोग रहते हैं, ठीक है। तो 4 रूम और 5 रूम में बेडरूम दोनों में 3 ही होते हैं, एरिया का डिफरेंस है। 4 रूम में 900 स्क्वायर फीट है। तो ये देखो कॉस्ट है, तो कॉस्ट देख ली भैया, करोड्स में है, मिलियंस में है, कहाँ से अफोर्ड करेंगे यार। चलो देख ली, हमने अपना हाउसिंग टाइप डिसाइड किया, चलो भाई मेरा बजट में HDB आता है, तो मैंने अपना HDB देख लिया, ठीक है। तो हमने कहा भाई हम HDB लेंगे 1.75 टू 4 करोड़ का, देखते हैं कौन सा पसंद आता है, किस बीच लेंगे। तो जब आपने वो हाउसिंग टाइप डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपका क्या आएगा, हाउसिंग टाइप के बाद क्या चीज़ आएगी,
सिलेक्शन ऑफ हाउस कर लिया, हाउस सेलेक्ट कर लिया, तो वो इट विल लीड यू टू फाइनेंसिंग ऑफ हाउस, जो कि मेन चीज़ है। पैसा कहाँ से आएगा, बजट, कैसे इनिशियल अमाउंट फंडिंग करेंगे, कहाँ से पैसे लेके आएंगे यार, अपने को थोड़ा बेच देंगे। तो उसके लिए क्या सारा पैसा अपनी जेब से निकालें, अपनी सेविंग से? है क्या इतना पैसा? इतना पैसा होता है हमारे पास? किसके पास इतना पैसा है यार? आई थिंक नहीं है, आसान नहीं है भाई। तो दूसरी ऑप्शन क्या आती है, हम जाएंगे शायद कहीं से लोन ले लें, बैंक से लोन लेंगे। येस, दैट इज़ पॉसिबल। सिंगापुर में ये अच्छी बात है कि लोन आपको 80% मिल जाता है, बट वो लोन 80% देना तो है ना यार, अपनी जेब से दोगे आप। हर महीने की सैलरी जो मिलेगी उससे काट के दोगे तो आपके खर्चे कैसे चलेंगे यार? मतलब आदमी जिएगा क्या, खाएगा क्या? तो इसको सॉल्व करने का सिंगापुर में बहुत अच्छा सिस्टम है। लोन तो मिल जाएगा 80%, लेकिन वो लोन पे कहाँ से होगा? आपकी सैलरी से नहीं जाएगा, वो जाएगा CPF बोर्ड से। जैसे इंडिया में होता है PF, राइट? हम लोग PF देते हैं अपना, हम अपना कुछ सैलरी से पैसा कटता है, कुछ हमारी कंपनी हमारे एम्प्लॉयर देता है, वो पैसा मिलके फंड जमा होता है, वो फंड यहाँ यूटिलाइज होता है। हम मकान की किस्त देने के लिए, हाउस की किस्त देने के लिए ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा पैसा हमारे मकान की मंथली किस्त में चला जाएगा, वो किस्त लोन में बैंक में चली जाएगी, तो हमारी सैलरी पे बर्डन नहीं पड़ता। हमें मालूम चलते नहीं कि कितना पैसा हमारी जेब से जा रहा है। हम लोग अपनी सैलरी का पूरा यूज़ करते हैं, और जो PF जमा है वो यूटिलाइज होता है बैंक की किस्त देने में, तो बहुत बर्डन रिलीफ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आई थिंक इंडिया में भी अडॉप्ट किया जाए तो अच्छा है कि जो हमारा CPF एक तरह से डेड मनी की तरह रहता है, वो यूटिलाइज हो जाता है और हमें मकान लेने में आसानी हो जाती है। तो ये मैं रिकैप करता हूँ। हाउसिंग टाइप देख लिया आपने, इनकी कीमत देख ली, और हाउसिंग टाइप 79% HDB में रहते हैं, जो कॉमन हाउसिंग है। जो सरकारी हाउसिंग होती है हम खरीदते हैं उसको, सरकार उसको कंस्ट्रक्ट करती है, और उसमें इतने इतने % लोग रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली असली बात होती है बजट की। वो पैसा कहाँ से आएगा? जेब से तो आएगा नहीं, बैंक से आएगा। बैंक से 80% लोन लिया, और वो लोन की किस्त CPF से चली जाएगी। तो ये सिंगापुर ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, बहुत ईजी सिस्टम बनाया है लोगों को हाउसिंग अफोर्ड करने के लिए। प्रेजेंटेशन समझ आया होगा आप लोगों को। पर्पज़ यही था कि बताने का कि अगर आपकी पॉलिसीज़ अच्छी हों, आपके सिस्टम्स क्लियर कट हों, तो पब्लिक को बहुत फ़ायदा होता है, सबको बहुत फ़ायदा होता है। तो होप ये व्लॉग या ये जो भी मैंने बनाया है लोगों के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाता रहूँगा। चलिए, एंजॉय।